देखिए, कल हमने कहा था कि इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए, जो कि जीनोमिक डीएनए में नहीं होता है। आप मानिए ये इसका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल मानिए आप, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस में। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और जो यहाँ होता है इसको बोलते हैं, इस डीएनए को जो होता है न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं क्या, जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। और यहाँ पे होता है अलग कुछ, मानिए आप डीएनए जैसा कुछ, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। तो वही जो प्लाज्मिड होता है, यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। कल हमने ये कहा था कि जो वालेकुम सलाम, जो प्लाज्मिड होता है वो उसमें कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे जो एक बैक्टीरिया होता है वो बन जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। क्या बन जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। मैं फिर से बोलता हूँ, प्लाज्मिड में कुछ ऐसे ऐसे जीन्स होते हैं जिनसे जो बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी कि अगर एंटीबायोटिक हम खाएंगे भी फर्क नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो असर करता है, करता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि प्लाज्मिड जो है उसमें ऐसे जीन्स होते हैं जिससे इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाती है। अब एक चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इन द हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है फॉरेन डीएनए के साथ। आपने कल कहा उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमें ये पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब 12th क्लास में, वो क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है इसको, ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। देखिए फॉर एग्जांपल, हमने लिया प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो क्या होता है, वो सर्कुलर स्मॉलर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, इन बैक्टीरिया दैट सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए। जो क्रोमोसोमल डीएनए नहीं होता है वो अलग होता है। क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो बन जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये बात समझनी है, क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के मौके पे एविडेंट होते हैं, दिख जाते हैं। लेकिन जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ना कि क्रोमोसोम जैसा, वैसे एक्स जैसा नहीं होता है वो। तो साइंटिस्ट कैन इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू प्लाज्मिड। साइंटिस्ट जो है वो घुसा सकते हैं फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर। आप मानिए मैंने बैक्टीरिया सेल मेरे सामने है, ठीक है, लैब लैब में, ठीक है। मैंने कह रहा हूँ बैक्टीरियल सेल से क्या, प्लाज्मिड मेरे हाथ में है। मैं उसमें भर रहा हूँ फॉरेन डीएनए, कोई और डीएनए भर रहा हूँ प्लाज्मिड के अंदर। देन पुट द प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया, फिर आप उसके साथ बैक्टीरिया में बोलता हूँ लो प्लाज्मिड, भर दिया मैंने इसमें फॉरेन डीएनए। बैक्टीरिया टेक अप द फॉरेन डीएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया। कैसे, कि उसने फॉरेन डीएनए अपने डीएनए के अंदर इनकलकेट कर दिया, अपने प्लाज्मिड के अंदर, अपने प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड्स ऑफन हैव मार्कर जीन्स। अब प्लाज्मिड जैसे हमने बोला था कि वहाँ पे कुछ जीन्स होते हैं, कुछ स्पेशल मार्कर जीन्स, उनसे क्या होता है, उनसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाती है उसको। प्लाज्मिड जो है वो करता है प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पूरे बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक असर नहीं करता है। सो यू कैन चेक विच बैक्टीरिया गॉट द प्लाज्मिड। ऐसे आप चेक कर सकते हो किस बैक्टीरिया को प्लाज्मिड मिल गया है। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज व्हीकल्स टू इंट्रूड एंड अट्रैक्ट फॉरेन डीएनए इन बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब ऐसे हम इसमें घुसा सकते हैं फॉरेन डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड के अंदर हम घुसा सकते हैं क्या, एक फॉरेन डीएनए, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होता है, हमने बार बार ये वाली बात कही थी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। अगर आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक नहीं होती, इंसानों की सेल देखेंगे आप, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप होता है प्रेजेंट, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, या न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, एनवेलप, एक ही बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस की बाहर वो मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं है बिल्कुल, बस ये बीच में कुछ गुच्छा जैसा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जहाँ पे क्या होते हैं, डीएनए। नो ऑर्गेनल लाइक द वंस इन द यूकैरियोट्स, यहाँ पे पता होते ही है, ना होते हैं गोल्गी apparatus, ना होता है क्या, लाइसोसोम्स, ना होते यहाँ पे क्या, मानिए आप क्लोरोप्लास्ट, ना यहाँ पे होता है, मतलब क्या, क्या इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे नहीं होते ये सब चीज़ें,
तो वो यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बोथ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग डिफरेंशिएटेड, सब स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, अपन ये बैक्टीरियल सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है, थोड़ा डेवलप्ड फॉर्म में होता है। उसको बोलते हैं मीजोजोम। वो हम पढ़ेंगे नीचे अच्छे से वो क्या होता है, वो हमें नीचे लिखा है। इसको बोलते हैं क्या, इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन्वेजिनेशंस, ठीक है, इन्वेजिनेशंस। इनफोल्डिंग्स मानिए आप, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे होगा नीचे, ऐसे होगा, समझिए आप मानिए फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे हम कुछ बोलेंगे कुछ ऐसे, अंदर की ओर, 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 है ना, इमेजिनेशन, ये रहा अंदर की ओर, इमेजिनेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम। अभी देखेंगे हम वो क्या होता है, इनफोल्डिंग, अंदर से फोल्ड हो गया होता है, इनफोल्डिंग, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। तो ये बात याद रखनी है। अगर मैं तेज बोलता होगा, वैसे मैं बोलता हूँ ठीक स्पीड से, आप मुझे बोल सकते हो आप तेज बोल रहे हो, वैसे तो हम चलते हैं ठीक स्पीड से। मैं अगर तेज बोलता भी हूँ, मैं फिर भी करता हूँ स्टार्ट बेसिक से, है ना। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। देखिए अब प्रोकैरियोट्स की एक और खासियत ये होती है कि यहाँ पे सेल वॉल और सेल, शाबाश, मेम्ब्रेन के अलावा अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, बाहर क्या होगा, सेल वॉल। ये पता एनिमल्स है, एनिमल्स में सेल वॉल होता है, नहीं होता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। ये प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल भी होता है और ऊपर सेल एनवेलप एनवेलप भी होता है। ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन नीचे, फिर सेल वॉल है, फिर क्या है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। अब ये पढ़ना अच्छे से, अब दिमाग खोल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत कम लिखा है ये सब उतारने में गूगल वहां से यहाँ से देखना पड़ेगा। देखिए, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पहली बात हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, वरना आपको समझ नहीं आ जाएगा, ऐसे आप पढ़ेंगे हवा में ही सब कुछ। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल हम रखेंगे सामने, ताकि आप इसको देंगे स्टैंडर्ड, इसको आप देख देख के पढ़ेंगे। ये बात याद रखिए, एनसीईआरटी गुमराह कर सकती है इंसान को, फेल कर सकती है बोर्ड में भी और नीट में भी, क्योंकि इससे बहुत कम डायग्राम्स दिए हैं, और एनसीईआरटी पास कर सकती है हर एग्जाम में दुनिया के, लेकिन तब, आप पता है मुझे नेट एग्जाम है ना, अगर मैं खाली एनसीईआरटी पढ़ूंगा ना, बस एनसीईआरटी 20% में क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा वहां पे, 20% क्वेश्चन अंदाजा करिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। मगर सारी पढ़नी है, मतलब एनसीईआरटी इतनी जरूरत होती है पढ़नी। ये आप देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रही है ना सामने, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए लेकिन यहाँ पे कम दिया है, इसलिए यहाँ पे सेल वॉल के बारे में दिया ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है कैप्सूल वैप्सूल सब कुछ, यहाँ पे लगता है दिया है इसने, हाँ यहाँ पे इसने दिया है। ध्यान से देखिए आप, ये डायग्राम अच्छी है आपके लिए। बाहर क्या देख पा रहे हैं आप इसमें, बाहर क्या देख पा रहे हैं आप, शाबाश, कैप्सूल देख पा रहे हैं आपके नहीं, बाहर जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है, दैट इज कैप्सूल। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेल वॉल, यहाँ पे अंदर से कैप्सूल के बाद क्या है, सेल वॉल, फिर यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाहर से की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, कैप्सूल। उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल, फिर ग्रीन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात याद रखनी है, कैप्सूल बाहर की वाली, ठीक है, होती है ना कैप्सूल ऐसी, जब हम खाते हैं कैप्सूल थोड़ी ऐसी होती है ना वो, तो बाहर से आप पानी, ये होती है कैप्सूल इसकी। और फिर क्या यहाँ पे है उसके बाद, ये रहा सेल वॉल इसका, और फिर क्या बन गया एंड पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म, जो पता ही है आपको साइटोप्लाज्म क्या होता है। बीच में आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ, ये डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये जीनोमिक डीएनए क्या है, ये जीनोमिक डीएनए। हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं ना, बैक्टीरियल सेल वॉल की। एक और बात, प्लाज्मिड दिख रहा है, वो प्लाज्मिड कहाँ पे है, ये रहा प्लाज्मिड जो सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर डीएनए, जो कि नॉन जीनोमिक डीएनए होता है। क्या होता है, नॉन जीनोमिक डीएनए, कौन, प्लाज्मिड। मुझे लगता है एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो यही है, सेल ही है, मुझे लगता है शायद। इसमें बहुत कंटेंट है। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोइड,
ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड मतलब सर्कुलर डीएनए, इसमें भी होता है खुद। जीनोमिक डीएनए में भी क्या होता है, अंदर से इसमें भी हो सकता है क्या, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। ये एनसीईआरटी ने दिया आपको, ये आप एडिशन पॉइंट देख सकते हैं। बैक्टीरियम फ्लैजलम, अब देखिए पर ये फ्लैजला है, फ्लैजलम हो गया एक फ्लैजला, इसको बोलते हैं फ्लैजला, इससे कहते हैं मूवमेंट है फ्लैजला से। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल फ्लैजलम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये होते हैं एक दो भी, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है। और ये आप देख पा रहे पिलाई, इसको बोलते हैं पिलाई। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम वापस एनसीईआरटी पे। कहाँ गई एनसीईआरटी, ये रही। अब देखिए आप ध्यान से, सेन एनवेलप देखा आपने क्या होता है, बाहर से जो होता है कैप्सूल, ठीक है, उस पर प्रेजेंट होता है। अब देखिए आप ध्यान से मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, वहाँ पे क्या होता है, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, वहाँ पे केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। एनवेलप क्या होता है, मतलब जो बंद करते हैं बाहर से चीज़ों को। द सेल बोलते हैं ना एनवेलप में, तो उसको ये चीज़ है एनवेलप में, बताइए ना वो। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस सेल एनवेलप में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे कैप्सूल लिखना है, वो देखिए बाहर से क्या होता है कैप्सूल, फिर अंदर क्या होता है सेल वॉल, फिर अंदर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, ये सब क्या होता है सेल एनवेलप जो बाहर से कवरिंग होती है। इस सेल एनवेलप में आती है तीन चीजें, ठीक है, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, आउटर मोस्ट द ग्लाइकोकैलिक्स, या उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। फॉलोड बाय द सेल वॉल, फिर क्या होता है सेल वॉल, और फिर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात याद रखनी है, फिर से दिखाता हूँ डायग्राम में आपको। डायग्राम कहाँ पे गई, ये रही। कैप्सूल या बोलेंगे क्या ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, एक ही बात है। कैप्सूल बोलेंगे या ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे, फिर क्या है सेल वॉल, फिर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं सारे को, सेल एनवेलप। ठीक है, कैप्सूल को, सेल वॉल को, और सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, सेल एनवेलप। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको सेल। अब बनाएंगे डायग्राम खुद ही, ठीक है, कॉपी पे, क्योंकि एनसीईआरटी ने दी नहीं डायग्राम वाली, एनवेलप। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं वापस एनसीईआरटी। अच्छा, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, फिर क्या है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये होता है शुगर कोटिंग, क्या होती है शुगर कोटिंग, दैट प्रोटेक्ट सेल्स एंड हेल्प्स देम स्टिक। जो सेल्स को करती है प्रोटेक्ट और उनको करती है चिपकने के लिए यूज हो जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, जो बाहर से होता है। उसके बाद ऑल दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। एनवेलप की हर कोई लेयर अपना अपना फंक्शन करती है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि ग्लाइकोकैलिक्स अपना फंक्शन करता है, सेल वॉल जो कि लेयर होती है किसकी, हम सेल एनवेलप की बात करें ना। देखिए सेल एनवेलप में क्या क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कैप्सूल बोलेंगे, फिर क्या होता है सेल वॉल, फिर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। तो हर एनवलप, हर लेयर ऑफ एनवलप का अपना अपना फंक्शन होता है, सेल वॉल का अपना फंक्शन होगा, ग्लाइकोकैलिक्स का अपना फंक्शन होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना फंक्शन होगा, मतलब कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स का अपना फंक्शन, बाकी सब चीज़ों का। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म्स दिस फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। उनको बोला जाता है एक ही सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, कॉल्ड एज व्हाट, सेल एनवलप। Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in the cell envelope. सेल एनवेलप कैसा है, या सेल वॉल कैसा है, या ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, उस बुनियाद पे सेल एनवेलप कैसा है, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये अच्छे से समझिए, समझ नहीं आता है साल साल, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत ऊपर बस दिया है, हमें इसको डेप्थ तक पढ़ना है। ध्यान सुनिए मेरी बात। Bacteria can be classified into two groups on the basis of their difference in the cell envelope and the मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग। इनको स्टेनिंग कर दी जाती है, स्टेनिंग मतलब कलर कर दिया जाता है, स्टेन बोलते हैं ना, मुझे स्टेन लग गया कपड़ों को, मतलब दाग लग गया, तो इनको स्टेन कर दिया जाता है, दाग दिया जाता है, रंग दिया जाता है। और विच दे, कौन स्टेनिंग को रिस्पॉन्ड कर देता है, ठीक है, एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग, किस स्टेन से कैसा रिस्पॉन्ड आ रहा है, इस स्टेन से कैसा रंग इनको आ रहा है, अगर ये स्टेन देंगे कैसा रंग दिखाएंगे ये, तो कैसा ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टेन। देखिए अगर समझ नहीं आएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा आगे, पहले समझने पहले ही बोल रहा हूँ। द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग, स्टेनिंग कैसे कर दी जा रही है, रंग कैसा दिया जा रहा है, और वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टेनिंग को, स्टेनिंग प्रोसीजर को, डेवलप्ड बाय ग्राम पॉजिट, बाय ग्राम, जो ग्राम साइंटिस्ट ने डेवलप कर दिया था।
ठीक है, कौन? स्टेन उसने डेवलप कर दिया था। तो इसलिए बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब क्यों बोलते हैं पॉजिटिव, क्यों बोलते हैं नेगेटिव, एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया है, शायद 12th क्लास में है ये, लेकिन हम देखेंगे अभी ये। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, जिनको जिनने ग्राम स्टेन ले लिया और रंग बिरंगी हो गए ग्राम स्टेन से, उनको बोलते थे ग्राम पॉजिटिव, कि इनने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया ग्राम स्टेन को, जिनको स्टेनिंग कर दी गई थी, ठीक है। एंड द अदर्स दैट डू नॉट, और वो जिनने टेकअप नहीं कर दिया, नहीं उठा लिया अपने आप पे क्या, उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग करी गई उनको ग्राम स्टेन से, लेकिन ग्राम स्टेन से स्टेन करने के बाद उनने टेकअप नहीं कर दिया, उन्होंने कहा हमें चाहिए नहीं रंग ये वाला, उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में, अगर समझ नहीं भी आएगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखेंगे हम। ग्राम स्टेन क्या होता है? एक स्पेशल डाई, मतलब कलर टेक्निक टू सी बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप, जो ग्राम साहब ने लिया था, ठीक है। यूजेस टू मेन डाइस, ठीक है। इसमें दो टाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो है क्रिस्टल वायलेट या पर्पल, उसको नाम दे सकते हैं हम, क्रिस्टल वायलेट डाई मतलब पर्पल कलर। या तो सफरेनिन जो डाई होता है वो पिंक होता है, ठीक है। पिंक काउंटर स्टेन होता है, मतलब काउंटर अटैक बोलते हैं ना, मतलब कोई मुझे अटैक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ काउंटर अटैक, जैसे उसमें था पोकेमोन में, काउंटर अटैक, पिकाचू काउंटर अटैक, वापस अटैक करो। तो काउंटर स्टेन यहाँ पे होता है। वही देखेंगे वो क्या होता है। अब पहली बात, वाई पर्पल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड पिंक इज इक्वल्स टू नेगेटिव, है ना। क्यों हम बोलते हैं, अगर वो क्रिस्टलाइन वाइट वायलेट से मतलब रंग बिरंगे हो गए तो उनको बोलेंगे हम, अगर पर्पल बन गए तो पॉजिटिव, पिंक तो नेगेटिव। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनमें क्या होती है, थिक पेप्टोग्लाइकन वॉल। अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद होगा, हमने वहां पढ़ा था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बन जाता है, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बन जाता है। थिक पेप्टिडोग्लाइकन वॉल ट्रैप्स द पर्पल क्रिस्टल वायलेट डाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है, जो कि थिक पेप्टिडोग्लाइकन वॉल से बन जाता है, वो ट्रैप करता है, बंद करता है अपने अंदर पर्पल क्रिस्टल वायलेट डाई को। पर्पल क्रिस्टल वायलेट डाई को कहते हैं वो क्या, ट्रैप। तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इवन आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल द पर्पल स्टेज, अगर उसको साफ भी करते हैं अल्कोहल से, फिर भी उन्होंने इतना उसको मतलब टेकअप कर दिया होता है उसको, कि उनको जज्ब हो गया होता है उनके अंदर। और उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल बाहर का होता है, वहां पे थिन पेप्टिडोग्लाइकन असल में होता है। रीजन असल में यही है कि वहां जो सेल वॉल होता है जो बन जाता है बैक्टीरिया के केस में विद द पेप्टिडोग्लाइकन, वो थिन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। एल्कोहल वॉशेस आउट क्रिस्टल वायलेट, यहां पे एल्कोहल वॉश अप कर देता है क्रिस्टल वायलेट को। इसीलिए ये लोग स्टेन लेते नहीं है क्रिस्टल वायलेट का या पर्पल का, ये लोग लेते हैं पिंक का। दे पिक अप द पिंक सैफरन इंस्टेड, वो पिंक सैफरन लेते हैं, वो ग्राम स्टेन नहीं लेते। ग्राम स्टेन मतलब क्या हो गया, जो पर्पल स्टेन था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ग्राम स्टेन का मतलब हो गया जो पर्पल स्टेन था। अब ये मत है ही पर्पल स्टेन। देखिए मैं दिखाता हूं ऊपर आपको। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्यों बोलते हैं, जो ग्राम स्टेन को क्या करते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाते हैं। अब ग्राम स्टेन क्या होता है, ग्राम स्टेन आप यहां लिख सकते हैं ऊपर, क्रिस्टल वायलेट में आप लिख सकते हैं साइड में क्या, ये है ग्राम स्टेन। तो जो ग्राम स्टेन को रेस्पॉन्ड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि वो ग्राम पॉजिटिव है। जो ग्राम स्टेन को रेस्पॉन्ड नहीं करता है, क्यों नहीं करते हैं, उनकी सेल वॉल जो होती है, जो बन जाती है पेप्टिडोग्लाइकन से, वो पतली होती है, उस पे अगर पर्पल डाई लग जाता है वो हटता है अल्कोहल से, लेकिन उसके बदले में वो पिंक डाई ले लेते हैं अपने अंदर। बस इतना रहता है याद, ठीक है। क्यों पेन लिख रहा है, इसको मुझे लिखना नहीं है यहाँ पे, इससे एक मिनट मैं ये कहता हूँ यूज। अच्छा, थिक पेप्टिडोग्लाइकन वॉल्स, ठीक है, ट्रैप द, ये मैं समझ आ गया, ग्राम नहीं पढ़ा हमने। एक शॉट में आप रख सकते हैं याद ऐसे कि पर्पल जो होता है वो थिक वॉल लेता है। अगर थिक वॉल है, अगर पेप्टिडोग्लाइकन जैसे उनका वॉल बन जाता है वो थिक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, क्योंकि असल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक वॉल होता है। उस थिक वॉल की वजह से वो ग्राम स्टेन को या पर्पल स्टेन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर देते हैं, और अल्कोहल के बाद वॉश करने के बाद उनको निकल नहीं जाता है वो उनसे,
ऑन द अदर हैंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका असल में सेल वॉल पतला होता है। वो थिक वो ग्राम नेगेटिव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो ग्राम स्टेन को यानी कि पर्पल स्टेन को अपने अंदर जज्ब नहीं करते, उसके बदले में वो पिंक वाला जज्ब करते हैं। तो ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। था ना मुश्किल समझना है, इट वॉज वेरी मुश्किल। ये लोगों को समझ भी नहीं आता है, लेकिन अगर समझ आ गया तो वो असल चीज। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम? एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, मुझे एग्जाम्पल पता नहीं है। ये बस दो कैटेगरीज इनकी है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स मुझे पता नहीं है उसके बारे में। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे होता है, ठीक है, वो कहता है डिफर कंपोजिशन के अंदर भी और थिकनेस के अंदर भी। मतलब क्या हो गया, कैप्सूल ना कैप्सूल, उसको हम बोल सकते कैप्सूल। अगर वो हम देखें कि वो क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से आप। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है अपने कंपोजिशन के अंदर कि वो कितना होगा, और थिकनेस के अंदर कितना मोटा होगा, जो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर। अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया इट कुड बी लूज शीथ, ये बिल्कुल लूज कवरिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होता है, यानी कि उनके ग्लाइकोकैलिक्स को, जो कि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है किसका, सेल एनवलप का, उनको हम बोलते हैं क्या, स्लाइम लेयर। किनको, जहां पे लूज होता है, स्लाइम होता है लूज। वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ, कुछ बाकी बैक्टीरियाज में ये थिक हो सकता है और टफ हो सकता है। तो उस टाइम पे हम ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। जैसे आपको अपने मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पे, कैप्सूल वाली बैक्टीरिया की डायग्राम यहाँ पे थी, दिस वाज द कैप्सूल वाला बैक्टीरिया। वाई, क्यों कैप्सूल? क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसके ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल बोलेंगे कि थिक और टफ लग रहा है, ठीक है। अगर ये थिक और टफ नहीं होता, ये मतलब लूज होता, तो हम बोलते हैं यहाँ पे स्लाइम लेयर। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये लग रहा है थिक एंड टफ, लग रहा है आपको? यहाँ देखिए, दिस इज डेफिनेटली लुकिंग थिक एंड टफ। तो इस टाइम थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लिखिए इसको, थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड एज कैप्सूल। अब बताइए खुद ही आप जवाब। शाबाश। जो सॉफ्ट स्लिपरी होगा, मतलब जो थिक नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उस ग्लाइकोलाइसिस को, उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। ठीक है, तो ऐसे रखना याद, स्लाइम लेयर या कैप्सूल। जैसे ना हम खाते हैं फॉर एग्जाम्पल दवाई, हम बोलते हैं कैप्सूल है, तो ये कैप्सूल वो क्या होता है बाहर से, उसको बाहर से थिक कवरिंग होती है, अच्छे से खोल देते हैं, अंदर से निकलती है पाउडर, है ना। तो ऐसे आप देखिए याद कि स्लाइम लेयर मतलब जो नरम होगा, कैप्सूल मतलब पता ही जो थिक एंड टफ होगा। अगर लूज शीट होगा बाहर से तो स्लाइम लेयर। किसका नाम देंगे, ग्लाइकोकैलिक्स का। अब देखिए इसमें भूल जाते ऑर्डर, मुझे पता है ना, जब मैंने पढ़ा था अपने टाइम में मुझे ये याद नहीं रहता था जैसे। अब रखिए ऐसे याद, सेल एनवलप हो गया बाहर की कवरिंग, उसमें आती है तीन चीजें। उसमें पहले आता है बाहर से ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या आता है, सेल वॉल, फिर क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं कैप्सूल भी और स्लाइम लेयर भी। मैं फिर से बोलता हूँ, हम बात कर रहे हैं सेल एनवलप की, उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में क्या क्या आ जाता है, शाबाश। उसमें कैप्सूल भी आ सकता है, उसको हम कैप्सूल बोल सकते हैं या उसको हम स्लाइम लेयर बोल सकते हैं। हम तब बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स को, जो कि सेल एनवलप का पहला लेयर होती है, उसको तब बोल सकते हैं हम कि वो कैप्सूल है, जब वो हार्ड एंड टफ होगा। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो सेल एनवलप का फर्स्ट लेयर है वो सॉफ्ट होगा, या वो हम बोलेंगे वो लूज शीट वहां पे होंगे, उन्हें हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। फिर क्या होता है, सेल वॉल, फिर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके साथ हमने कैप्सूल पढ़ लिया। अब कहाँ पहुंचेंगे हम, सेल वॉल पे, है ना। सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, जैसा सेल वॉल होगा वैसी शेप, एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट डेफिनेटली टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से। ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये बात याद रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ चीज़ों को परमिट करता है, कुछ को नहीं करता है। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड क्या है, एक तो सेल वॉल है ही, और फिर क्या, उसके ग्लाइकोकैलिक्स भी है, फिर बाकी जो वर्ल्ड होता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स,
जैसा यूकैरियोट्स में इंसानों में पाया जाता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने कहा था ना कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना देता है, उसको बोलते हैं मीजोजोम। अब मानिए कुछ ऐसा, इनफोल्डिंग्स, इमेजिनेशंस, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के केस में अंदर से इनफोल्डिंग दिखाता है, उसको बोलते हैं मीजोजोम। ये हम देख सकते हैं वो। अब वो जो मीजोजोम्स है, these extensions are in the form of vesicles। वो मेसोसोम वेसिकल जैसा हो सकता है, वो सैक लाइक हो सकता है, वो ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब लाइक हो सकता है, वो लैमेले यानी कि शीट लाइक हो सकता है। ये इसकी शेप के बारे में कहा जा रहा है कि वो होता है, हो सकता है क्या, बोरी जैसा या ट्यूब जैसा या शीट जैसा। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। वेसिकल मतलब हो गया साइंटिफिक सैक, ट्यूब्यूल हो गया ट्यूब सीधे, लैमेला क्या होता है, शीट। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है, बस बाकी ये पता ही है आपको। अब आप देखते हैं मीजोजोम, वरना आपको समझ नहीं आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च, डायग्राम से क्या हो जाता है ना सब कुछ। मीजोजोम, ये देखिए आप, ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं मीजोजोम इन बैक्टीरिया, मुझे लिखना था साथ में, ये देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, देखिए आपको हर डायग्राम में नहीं मिलेगा हर कोई चीज़। आप बनानी है कम से कम 5-6 डायग्राम्स के लिए, और आपको फुल समझ जाए स्ट्रक्चर, ठीक है, ये समझना है ये बात। एनसीईआरटी ने इतनी बकवास किताब लिखी है, ऐसे कोई डायग्राम दी नहीं है। क्योंकि असली में ना ये लोग सोचते हैं कि हम खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि असल में बेसिक होता है ना 9th 10th में ही, तब हम नहीं पढ़ते अच्छे से, कोई भी तब नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में कहाँ पढ़ाते हैं ऐसे। अब देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, मीजोसोम। आप देख पा रहे, ये क्या है मुझे बताइए, ये क्या है, आप बताइए मुझे खाली, ये क्या है। ये जो आप देख पा रहे ब्लू लाइन, ये क्या है, इट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर से क्या है, कैप्सूल, यहाँ पे मतलब ये हार्ड एंड टफ होगा, है ना, ग्लाइकोकैलेक्सी, ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, उसके बाद सेल वॉल भी यहाँ पे हो गया। अच्छा, प्लाज्मिड भी यहाँ पे समझ आ गया आपको, न्यूक्लियर मटेरियल समझ में आ गया, राइबोसोम भी समझ में आ गया, जो बनाता है प्रोटीन बाद में। क्या बनाता है बाद में, प्रोटीन, वो भी हम देखेंगे आगे। और ये क्या है, फ्लैजला 3 यहाँ पे है। एक होता है, 3 होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब मीजोसोम देख पा रहे हैं आप, ऐसा, ये क्या लग रहा है आपको, वेजिकल लग रहा है कि नहीं। बिल्कुल। अगर ये होगा ट्यूब जैसा, ऐसा, ऐसा, हम बोलेंगे ट्यूब्यूलर। अगर होगा बिल्कुल इतना बड़ा शीट जैसा, हम क्या बोलेंगे, वो लैमिनर है। मैं वो दिखाता हूँ, टाइप्स ऑफ मीजोसोम्स हम करते हैं सर्च यहाँ पे, आपको और फील आना चाहिए अच्छे से। अ, मैं करता हूँ क्लियर डायग्राम, एक मिनट में करता हूँ सर्च, टाइप्स ऑफ मीजोसोम्स। बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स एक ही बात है। ये देखिए आप, इसने टाइप्स दिए, डायग्राम नहीं समझा, ये किसने बता। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं आप मीजोसोम को। यहाँ पे जो इनफोल्डिंग्स है वो बिल्कुल ट्यूब जैसे लग रहे हैं अंदर से, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ऐसा भी हो सकता है। या तो कैसे होंगे, या तो होंगे बिल्कुल शीट लाइक, तो वो एनसीईआरटी ने समझा दिया कि इनके 3 शेप्स हो सकते हैं। उसके बाद दे हेल्प, अब ये मीजोसोम्स जो होते हैं, जो अंदर से मानिए आप, ये सेल वॉल सी अंदर से कुछ, मानिए आप ये ऐसा कुछ है, अंदर से कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा था मीजोसोम भी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहाँ थी डायग्राम, बोले जो अभी हम देख रहे थे। ये देखिए आप ध्यान से मीजोसोम की, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। यू कैन सी द मीजोसोम हेयर, बनाए से मीजोसोम यहाँ पे। ये देखिए आप, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रहा था बेचारा आराम से, अचानक से इसको इनफोल्डिंग हो गया, इन्वेजिनेशन हो गया, इसको बोलते हैं इनफोल्डिंग या इन्वेजिनेशन। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, ध्यान से देखिए आप, इसने यहाँ पे कुछ लिखा होगा, इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। पहली बात क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। दूसरी बात क्या होती है, पॉसिबल रोल्स को सेल डिवीजन में भी होता है। किसमें, सेल डिवीजन में। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ये बढ़ाता है सरफेस एरिया। आप मानिए क्या, मतलब सरफेस एरिया ना इतना बढ़ गया। आप मानिए अगर यहाँ पे इतना सब कुछ होता ही नहीं, चलता ही इतना ही, मतलब कितना बचता, फिर बचा ना खाली इतना ही। अब ये राउंड मार रहा है ऐसे, बढ़ गया सरफेस एरिया कि नहीं। बिल्कुल, किसका, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी आप लिख सकते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है, या रेस्पिरेटरी चेंज, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर देता है ये। आप रख सकते हैं ऐसी चीज याद की, जो
मीजोजोम्स होते हैं, उनका फंक्शन होता है एनालॉगस। एनालॉगस क्या होता है? जिनका फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए, आपको शायद पढ़ा होगा 10th में आपने ना, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस का मतलब होता है जिनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। और एनालॉगस क्या होता है? जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम होता है। तो जिस तरीके से हम इंसानों की बॉडी के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है काम रेस्पिरेशन का, वैसे ही प्रोकैरियोट्स के अंदर करता है काम मीजोजोम किसका, रेस्पिरेशन का। तो हम बोलते हैं कि मीजोजोम इज एनालॉगस टू व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। इन व्हाट, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम एज माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, फंक्शन सेम ही है। इतना हमें पता होनी चाहिए। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और रेस्पिरेटरी चेंज यहाँ पे हो सकती है। अब वही हम देखेंगे, एनसीईआरटी में सब लिखा है अच्छे से। ये हो गया एनसीईआरटी। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। पहली बात, मीजोसोम्स हेल्प कर सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मीजोसोम, बोर्ड में। नंबर दो बात, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते थे, डीएनए को कॉपी बनानी पड़ेगी, हेल्प करता है कौन, मीजोसोम। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपने आप को कॉपी कर देता है, और उसी तरीके से वो पहुंचता है कहाँ पे, डॉटर सेल्स की ओर। ठीक है, जो डॉटर सेल्स होती है ना, अपन ये सेल है, इसमें डीएनए बीच में मौजूद है। अब ये डिवाइड कर रहा है अपने आप को। अब सेल्स में भी क्या आ रहा है, डीएनए यहाँ भी आ रहा है और डीएनए यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, अगर ये 2n होगा, ठीक है, माइटोसिस अगर हो जाएगा, माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। आप मैं कहता ना कि आप वो समझ नहीं पाएंगे माइटोसिस में, में वो सब पढ़े अच्छे से। अगर ये 2n था यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पे थी, डिप्लॉयड क्या हो गया, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे थे, 2n। तो यहाँ पे 2n ही बन जाएगा। मतलब हो गया कि अगर इतने क्रोमोसोम्स थे या इतना डीएनए था, वो बराबर डॉटर सेल्स में जा रहा है। ये होता है कैसे, जब रेप्लिकेशन हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेशन, हमें ये सब पढ़ना है, कॉपी हो जाती है। और पोस्टिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, मीजोसोम्स सेल वॉल फॉर्मेशन करते, डीएनए रेप्लिकेशन करते, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते थे, और इनका स्क्रीशन प्रोसेस भी होता है, स्क्रीशन के लिए भी हेल्प करते हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कहते हैं ना, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे। तो उससे क्या होता है, एंजाइमेटिक कंटेंट का जो होता है वो भी इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा होगा कि मीजोसोम्स मेक एक्स्ट्रा फोल्ड्स इन द मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन है तो एक्स्ट्रा फोल्ड, मोर सरफेस एरिया अगर रखा तो मोर स्पेस आएगी फॉर एंजाइम्स एंड रिएक्शन। सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक यही है कि मोर मेम्ब्रेन एरिया, मोर एंजाइम्स कैन अटैच। जितनी एंजाइम्स अटैच हो रही है उतनी रिएक्शंस हो जाएंगी, उतना रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन हो जाएगा, उतना एंजाइमेटिक कंटेंट आ जाएगा। तो मेसोसोम्स मेम्ब्रेन फोल्ड्स होते हैं अंदर से, ठीक है, जो इन इनर फोल्ड्स होते हैं किसके, मेम्ब्रेन के, या बोले कि इन्वेजिनेशंस होती है मेम्ब्रेन के, जो कहते हैं इंक्रीज एरिया फॉर एंजाइम्स टू वर्क, जिसने यहाँ पे लिखा है एंजाइम कंटेंट। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो क्या होता है असल में, बैक्टीरिया होता है ना, जो कहते हैं जो कहते हैं फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद ही बनाता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। दे आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। देर आर, उसमें होती है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स खास तौर पे साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे कंटेन पिगमेंट्स। देखिए, जब भी आपको लाइफ बायोलॉजी में आएगा या लाइफ साइंस, इसको बोलते हैं लाइफ साइंस, जब भी आपको लाइफ साइंस में आएगा ना लफ्स क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, आपको उतनी भी समझना है क्रोमेटोफोर का मतलब होता है कलर। क्रोमा, जब आएगा ना क्रोमा, क्रोमा क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या होता है, क्रोम है ना, क्रोम, गूगल क्रोम, उसमें कलर है ना, आप देखना उसमें, देखिए नीचे, आप देख पा रहे हैं, ऐसे मैं क्या क्या स्क्रीन। क्रोम में क्या होता है, बीच में होता है ब्लू कलर, रेड, ग्रीन और येलो। मतलब क्रोमा क्या होता है, कलर। तो क्रोमेटोफोर जहाँ कलर होता है, विच कंटेन पिगमेंट, जहाँ पे पिगमेंट्स हो जो कलर देते हैं, वो कहाँ होते हैं, साइनो बैक्टीरिया के अंदर। एक बात समझिए ध्यान से, देखिए क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। क्रोमेटोफोर्स होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं
इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे किस में आता है एग्जाम्पल, साइनो बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, ना कि कीमोसिंथेटिक, जो लाइट से अपना खाना बनाता है, उसमें होते हैं पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। दे होल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं किसमें, क्रोमेटोफोर्स के अंदर। क्रोमेटोफोर्स आप मानिए ये कुछ ऐसी बॉडीज होती है, ऐसी ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं, ऐसे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं कि जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया में जिसमें पिगमेंट्स होते हैं उस क्लोरोफिल में, ठीक है, जो पिगमेंट्स वही होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एंड कैरोटेनॉइड्स यहाँ पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो रंग देते हैं। फंक्शन क्या होता है इस क्रोमेटोफोर का, जाहिर सी बात है, टू ट्रैप द लाइट एनर्जी टू मेक द फूड, सीधी सी बात है। फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट्स साइनोबैक्टीरिया, जो ग्रीन एल्गी। क्रोमेटोफोर्स होते हैं पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स फॉर फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, ऐसे मेम्ब्रेन जिनमें पिगमेंट होते हैं, ताकि एक बैक्टीरिया अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। इतना शॉर्ट में रखिए, वन लाइन काफी होती है आपके, लेकिन बाकी समझ जाने के लिए होता है क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। दिखाओ डायग्राम की, नहीं चलिए ऐसे काफी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं दिखाता हूँ डायग्राम आपको। क्रोमेटोफोर्स की डायग्राम मतलब ऐसी ही आप मानिए, जस्ट लाइक द मीजोजोम, वो मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होते हैं जहाँ पे पिगमेंट पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखिए आप, आपके सामने, ये आप देख पा रहे क्रोमेटोफोर। तो इसमें क्या होता है क्रोमेटोफोर में, इसमें पिगमेंट सेल होती है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स को बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स यहाँ पाए जा सकते हैं इन द व्हाट, इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है, नाम एल्गी का दिया होता है क्योंकि ये अपना खाना खुद ही बनाता है, एज इफ लगता है एल्गी, मगर एल्गी नहीं होता है, ये बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब था इंपॉर्टेंट कि नहीं पहले पढ़ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाँ वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे ये सब आया था। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल, वो मोटाइल हो सकते हैं, और नॉन मोटाइल या नॉन मोटाइल, यानी कि दे कैन मूव और दे कैन नॉट मूव। इफ दे आर मोटाइल, अगर वो मोशन करते हैं, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस। अगर वो मोटाइल है तो जाहिर सी बात है वहां फ्लैजला होगा, तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस उनके सेल वॉल से निकल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्लैजला। फ्लैजला है तो मोटाइल है, फ्लैजला नहीं है तो नॉन मोटाइल है। बैक्टीरिया शो करता है क्या, अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला, अरेंज कितने फ्लैजला प्रेजेंट होंगे और कहाँ कहाँ होंगे। या तो फ्लैजला ऐसे और ऐसे प्रेजेंट होता है, उसको एक नाम दिया जाता है, या तो यहाँ दो होंगे, उसका अलग नाम होता है, वो आप छोड़िए, वो आपको सिलेबस में नहीं है। अरेंजमेंट भी इसकी अलग होती है और नंबर भी अलग हो सकता है, फ्लैजला बहुत सारी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। अब जो बैक्टीरियल फ्लैजला होता है, फ्लैजलम हो गया एक फ्लैजला, एक फ्लैजलम हो गया एक फ्लैजलम, फ्लैजला क्या हो गया, मल्टीपल फ्लैजला, मल्टीपल फ्लैजलम सॉरी। इस कंपोज ऑफ थ्री पार्ट, वहां पे फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है, वो हम कल देखेंगे, टाइम कम है इस टाइम पे, वैसे हम देख पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से ना, क्योंकि सेल को होगा ना क्लियर, उसको मजा आएगा पढ़ने में। ओ प्लीज़ रिवीजन क्या करिए, रिवीजन के बगैर आप क्लास में आएंगे ना, बहुत मुश्किल है कि आपको सब समझ आएगा मेरा। रिवीजन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, तब जाके ही आपको कंसेप्ट याद रहेंगे। वैसे मैं फिर भी आहिस्ता ही बोलता हूँ ना। आर यू ओके, पेड पेड लेस एनर्जेटिक। आज मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं हो गया, पता ही नहीं, शायद मैं थक गया हूँ असल में। होता है मुझे तीन क्लास एक साल, असल में मैं क्लास बंद कर दूंगा कुछ क्लासेस ना। मुझे कह दिया मजबूर अलिफ अकेडमी वालों ने क्लास देने के लिए, उन्होंने कह दिया तुम क्लास दे दो। मैंने कह दिया मैं ऑलरेडी दो क्लास देता हूँ। तो फिर इंसान थक जाता है, जब इंसान अपना पढ़ता है और पढ़ाना पड़ता है साथ में तीन क्लासेस, इंसान थक जाता है ना ऐसे। मतलब मैं पढ़ता हूँ दो चीज़ों के लिए, एक तो मास्टर्स के नेट के लिए हो गए, दो एग्जाम के लिए पहले ही, और साथ में तीन क्लास देने पड़ते हैं, साथ में फैमिली के साथ बैठना पड़ता है, खाना वाना खाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इतना। बाकी रिवीजन आप खुद करिए और अपने नोट्स के एनसीईआरटी पे ही लिखिए आप।